नमस्कार बिहारवासी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिट्टी की सोच में। आज आप लोग पीछे देख रहे होंगे, डिस्प्ले पे लिखा हुआ आ रहा है बड़े बड़े अक्षरों में, बिहार का भविष्य आपका वोट। एक फेज का इलेक्शन कल हुआ है, बीते 6 नवंबर को, जिसपे कि 121 सीट पे चुनाव लड़ा गया था। उसके बाद जो बचा है उसका इलेक्शन 11 नवंबर को है। उसमें 122 सीट होगा, जो कि 122 सीट गवर्नमेंट बनाने के लिए माना जाता है। 122 सीट जिस पार्टी के पास आएंगे वो गवर्नमेंट बनाएगी। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे किसकी गवर्नमेंट बनेगी, वो चीज अलग है। लेकिन मैंने कल कुछ न्यूज रिपोर्टिंग देखा, तो उसमें पता चला जो मतलब 3 पार्टी है, लेकिन मुकाबला भी त्रिकोणीय है। मतलब तीनों के बीच में टक्कर है, कौन किसका ज्यादा काटेगा वो अभी तो पता नहीं चलेगा। इस बार 14 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। कोई एग्जिट पोल वगैरह कुछ नहीं काम देने वाला इस बार। लेकिन हाँ, 14 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा हम लोगों को। अब बात क्या है हम लोगों का मेन मुद्दे की बात जो आती है, कल मैंने न्यूज वगैरह में ढेर सारी जगह देखा, जो लोग विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास के नाम पे वो बोलते हैं जो 5 किलो अनाज दे दे, गली नली दे दे, या फिर कोई 3 करोड़ नौकरी का बात कर रहा है उसके नाम पे विकास दे दे। लेकिन विकास वो इतना ही नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी विकास नहीं हुआ, हाँ ठीक है, वो सब चीज एक जोड़ा जा सकता है। लेकिन विकास के नाम पे क्या सब लोग ऐसे, आप लोग तो मन बना लिए हैं कि किसको वोट करना है। लेकिन एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए आप लोग, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि ये भी पॉइंट है हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे बिहार के लिए। इस पॉइंट को भी सोच करके हमें वोट करना है। चलिए ज्यादा टाइम पास नहीं, आज स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पीछे डिस्प्ले में दिख रहा है बिहार का भविष्य आपका वोट, 11 नवंबर, याद रखिएगा। जिनके यहाँ चुनाव नहीं हुआ है और जिनके यहाँ हो भी गया है वो 14 नवंबर याद रखिएगा। 11 नवंबर याद रखना है। 122 सीट पे चुनाव है, यह सिर्फ चुनाव नहीं है, ये क्या है, आपका भविष्य है, बिहार का भविष्य है। यही चुनाव बिहार का भविष्य तय करेगा। चलिए, मैदान में मुख्य 3 खिलाड़ी आज कमेंट्री करने का इच्छा हो रहा है। मैदान में मुख्य 3 दावेदार है। एक का नाम आप लोग देख रहे, बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा है, एनडीए है। दूसरा इंडिया। तीसरा नया पार्टी आया है, जनसुराज, ये भी रेस में है, रेस में टक्कर कर रहा है। अब देखते हैं कौन आगे बाजी मार ले जाता है, क्योंकि वोट हर किसी का कट रहा है, हर किसी में जा रहा है। जैसा कल वो पब्लिक का ओपिनियन था, तो आप लोगों को पता चल गया 3 पार्टी है। अब बात आते हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं बिहार के बारे में। बिहार कहाँ है, किस लेवल पे है, इस चीज को पहले देखते हैं। दूसरे राज्य के कंपैरिजन में बिहार किस लेवल पे है देखा जाए। अगर बिहार की आर्थिक खाई देखी जाए, बिहार बनाम गुजरात और दिल्ली, दोनों को कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि दोनों जगह पे एनडीए गवर्नमेंट ही है। बीजेपी गुजरात में भी है, दिल्ली में भी बीजेपी है, बिहार में भी बीजेपी है। एक बार ट्राई करते हैं, एक बार देखते हैं क्या कहाँ विकास ज्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लोग पर कैपिटा इनकम, जिसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इसमें कैसे जोड़ा जाता है, 0 रुपए अगर कोई कमा रहा है, कोई कुछ नहीं कमा रहा है, कोई अगर 100 करोड़ भी कमा रहा है, सबको जोड़ दिया जाता है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इस साल में कितना टोटल पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कीजिएगा, तो आपको प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। तो बिहार की जो हकीकत है, जो सरकारी डेटा बता रहा है, सरकारी डेटा, ओरिजिनल डेटा तो आप लोग भी जानते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में क्या चलता है, लेकिन सरकारी डेटा बता रहा है 68,000 रुपए मात्र है प्रति व्यक्ति आय पर एनम। पीछे नॉइज आ रहा होगा, उस सबको थोड़ा सा दरकिनार कीजिएगा आज, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा सोचना है। प्रति व्यक्ति आय जो है ना, पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में, तो ये 68,000 रुपए है मात्र। एक आदमी, चाहे वो 1 करोड़ कमा रहा है या फिर 0 रुपीज कमा रहा है, मतलब कोई कुछ नहीं कमा रहा है, बेरोजगार बैठा हुआ है, सबको अगर जोड़ दिया जाए और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कर दिया जाए, तो 68,000 रुपए हर एक व्यक्ति कमा रहा है। चाहे वो 10 करोड़ कमा रहा हो, वो भी 68,000 रुपए कमा रहा है। तो इसके हिसाब से जो है ना, हमारा बिहार देश के सबसे नीचे है, सबसे नीचे। वो जितने भी राज्य हैं सबसे नीचे राज्य पे है, ठीक है। दूसरे राज्य कहाँ है, अपना ही बीजेपी का गवर्नमेंट गुजरात में भी है, वहां पे प्रति व्यक्ति आय 2,79,000 रुपए है, 2,79,000 रुपए है। ये देखिए, ये डाटा मैंने मतलब अरेंज किया है
कुछ सोर्सेज से कुछ इंटरनेट पे भी आप लोगों को ये मिल जाएगा। ये सारा डेटा बजट के थ्रू ही मिलता है, तो वहां से हम लोगों ने रिसीव किया है। हो सकता है मे भी कुछ 19-20 हो जाए, लेकिन गुजरात में 2,79,000 रुपए है प्रति व्यक्ति है। इसको डिवाइड कर लीजिए 12 से, तो आप प्रति माह निकाल लीजिएगा। 68,000 को डिवाइड कर लीजिए 12 से, तो प्रति माह निकाल लीजिएगा। ये बिहार से 4 गुना ज्यादा है। आप लोग डिस्प्ले में देख रहे होंगे, बिहार से 4 गुना ज्यादा है। दिल्ली, आप दिल्ली में आ जाइए। कुछ दिन पहले कांग्रेस की सरकार थी वहां पे, फिर आम आदमी पार्टी आई, फिर बीजेपी आई। अभी वहां पे 4,61,000 रुपए है दिल्ली का। दिल्ली वैसे कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया भी है, तो इसको तो ज्यादा नहीं कंपेयर करना चाहिए, लेकिन क्योंकि कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया है, लेकिन वहां पर भी पब्लिक का इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम जो है वो 4,61,000 रुपए है पर एनम की बात करें 4,61,000 रुपए, जो कि बिहार का 7 गुना है। तो इस चीज को भी एक बार मुद्दा पे रखिएगा, इस चीज को भी पॉइंट पे रखना है। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट अपना जो है, तो इससे देख लीजिए ग्राफ के थ्रू हम बता दे रहे हैं। सबसे ऊपर दिल्ली, 4 राज्य में कंपैरिजन है, बिहार, यूपी, गुजरात और दिल्ली, जहाँ चारों जगह पे बीजेपी गवर्नमेंट है। तो दिल्ली में कितना, 4,61,000 रुपए, गुजरात में 2,79,000 रुपए, उत्तर प्रदेश में 83,000 रुपए मात्र है। 83,000 रुपए बाबा काम कर रहे हैं, लेकिन 83,000 रुपए तक है। इन बिहार का बात कीजिए तो सबसे नीचे है, 68,000 रुपए में है। सच्चाई यह है कि यूपी से भी हम लोग पीछे हो गए, बल्कि यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर बिहार का कंपेरिजन ले आइएगा, तो अगर यूपी का पॉपुलेशन से तब एवरेज निकालिएगा, तो यूपी का फिर पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा। लेकिन जब बिहार की बात करेंगे और यूपी की बात करेंगे उनके एवरेज इनकम के थ्रू, तो बिहार से मतलब यूपी से बिहार अभी पीछे है। अब देखिए, एक होता है, एक बेरोजगारी भी अपना मुद्दा है, ठीक है। फिर बताएंगे आगे किसको वोट करना है नहीं करना है, वो आप लोग डिसाइड कीजिएगा। ये चीज देख लीजिए, बेरोजगारी का एक भ्रामक सच है, जो कि मतलब गवर्नमेंट जो डाटा देती है ना, उसमें बोलती है कि मेरे यहाँ से पलायन नहीं हो रहा है, मेरा लेबर फोर्स रेट कम है। ये आंकड़ा दिखाती है जब कम बेरोजगारी है, मेरे यहाँ बिहार में कम बेरोजगारी है, लेकिन आप लोग ग्राउंड पे भी जानते हैं क्या है लेकिन असली सच्चाई क्या है ना, जो मतलब बहुत सारे ऐसे युवा है जो मतलब रोजगार ढूंढने के लिए पहले जाते थे, लेकिन अब थक गए गवर्नमेंट की स्कीम से बाहर जा करके थक गए, जो कि नौकरी ढूंढना ही नहीं चाहते। ये सरकारी डेटा है, ये सरकारी डेटा, मेरा कोई डेटा नहीं है यहाँ पे। हम सब कुछ हर एक सोर्स से इकट्ठा करके लाए हैं। सच क्या है, बिहार की, एक मिनट देखिए, आप लोग को सच दिखलाते हैं। लेकिन सच यह है, बिहार की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है देश में सबसे कम है। क्यों कम है? लाखों युवाओं ने हताशा होकर के नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिया, इसलिए आंकड़े कम दिखते हैं। मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह सब में नहीं जॉब ढूंढ पाए। बहुत आदमी ऐसा भी देखिएगा आप लोग, जो ट्रेन में कुछ आकर दे जाता है, लेकिन उसको नहीं गिना जाता लेबर फोर्स के रेट पे, ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी आपका है बेरोजगारी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बेरोजगारी को एक पॉइंट रखिए। एक हम पिछले स्लाइड में दिखला देते हैं आपको, प्रति व्यक्ति आय का क्या सीन चल रहा है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं, अगला मुद्दा हम लोगों का क्या होना चाहिए, मेन है, जो फाउंडेशन बनाता है बच्चों का, वो है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था का क्या सीन चल रहा है अपने बिहार में, वो तो आप लोगों को पता है ग्राउंड पे, लेकिन पेपर पे ठीक है, देखते हैं। देखिए दिल्ली और यूपी में जो है सुधार के प्रयास पे है, सुधार के प्रयास चल रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में आया तो शिक्षा व्यवस्था पे काम किया उन्होंने। नीतीश गवर्नमेंट भी जब बिहार में आई थी तो उन्होंने भी शिक्षा व्यवस्था पे काम किया। नीतीश गवर्नमेंट को जब बिहार की गवर्नमेंट मिली थी, बिहार की बिहार जब उनको मिला था, अपने हैंड ओवर उन्होंने किया, मतलब अपने हैंड में जब लिया था, तो वो बिहार पूरा गड्ढा में था, जिसके ऊपर फाउंडेशन बनाने पे टाइम लगता है। लेकिन इतना भी टाइम नहीं लग जाता, जो 25 साल 35 साल लग जाता टाइम, 10 साल तक में उसका फाउंडेशन बन जाता। लेकिन रेट उनका जो स्पीड था बनाने का वो स्लो था। तो अब देखिए दिल्ली में क्या चल रहा है ना, दिल्ली ने सरकारी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा की गुणवत्ता पर काम किया है। बात तो सही है, आप लोग भी जानते हैं मनीष सिसोदिया के बारे में, मनीष सिसोदिया काम भी देखे थे। लेकिन यूपी भी प्रयास कर रहा है इस चीज के क्षेत्र में। लेकिन अपना बिहार का जब बात कीजिएगा तो 36 राज्य है टोटल बिहार में,
अभी रिसेंटली मतलब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा 36 राज्य बनते हैं, उसमें से 35वां स्थान है अपने बिहार का लिटरेसी रेट के तौर पे। शिक्षा व्यवस्था कैसी है तो बिहार में 35वां स्थान है बिहार का। कहाँ 1961 में हम लोग हर एक चीज में इकोनॉमी में या फिर लिटरेसी रेट में हर एक चीज में 1961 का अगर बात करूं, मैं जब डॉक्टर कृष्ण सिंह थे यहाँ के मुख्यमंत्री, ये ऐसा डाटा बताता है जो इकोनॉमी में इंडिया का सेकंड स्टेट या फिर फर्स्ट स्टेट ऐसा रहता था बिहार। लेकिन आज सब कुछ में नीचे चला गया है बिहार। सोचने की बात है गवर्नमेंट क्या कर रही है पता नहीं चल रहा, लेकिन गवर्नमेंट ठीक है प्रयास कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से करनी चाहिए थी आज की डेट में हम लोगों के लिए मतलब ये शर्मसार सा चीज है जो मतलब अरे भाई बिहार क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, ऐसा टाइप का। देख लीजिए बिहार का साक्षरता दर कितनी है, 74.3%, जो कि देश के सबसे नीचे पायदान पर है। ये रिपोर्ट बता रहा है। ग्राउंड रिपोर्टिंग अगर आप लोग जानिएगा तो इससे भी कम होगा, जमीनी सच्चाई इससे भी कम होगी। स्कूलों की हालत तो आप लोग जानती हैं जर्जर है। यहाँ देखिए दिल्ली में अगर एक स्कूल बनेगा, गुजरात में कोई स्कूल बनेगा, मोदी जी का एक भाषण चल रहा था जो बोले थे गुजरात में हम इस तरीके से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिए, इस तरीके से अपना सारा चीज डेवलप कर दिया है, जो बच्चा आता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जाम अटेंडेंस होती है, ऑनलाइन सबमिट होती है, लैब है हर एक जगह पे, क्लासरूम है, स्मार्ट क्लासरूम है। लेकिन यहाँ पे सीन क्या अपने पास में बिहार में जो मतलब ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है। लैब है तो लैब टीचर नहीं मिलेगा, स्कूल है तो स्कूल में टीचर नहीं मिलेगा, प्रॉपर टीचिंग जो होनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। फिर जब आप लोग बात कीजिएगा जो मतलब व्यवस्था क्यों खराब है, तो इसमें दोनों की गलती, दो लोगों की गलती है। एक तो सामाजिक स्तर पे गलती है, एक राजनीतिक स्तर पे भी गलती है। राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है शिक्षा व्यवस्था पे, अगर दे भी रही है वहां से फंड अलॉट भी हो रहा है, लेकिन नीचे आते आते तक वो फंड पता ही आप लोगों को कहाँ तक चला जाता है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे विधायक जी ये अच्छे आदमी है, मुखिया जी ऐसे अच्छे आदमी है, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी सरकारी स्कूल की हालत जर्जर है। लेकिन शिक्षकों की भी भारी कमी है, क्योंकि कहीं पे किसी स्कूल में आपको साइंस के टीचर मिल जाएंगे, सोशल साइंस के नहीं मिलेंगे, किसी में बायो के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के नहीं मिल रहे हैं, किसी में इंग्लिश के नहीं मिल रहे हैं। बिहार में एक चीज और बुरा लगता है, जो इंग्लिश जो है ना वो मैंडेटरी नहीं कर रखा है। वो शुरू से बचपन से बच्चों को इंग्लिश मैंडेटरी नहीं कर रखा है। इससे क्या होता है, बाहर जब बच्चे जाते हैं अपना पढ़ाई करने या फिर रोजगार ढूंढने के लिए, तो उनका इंग्लिश बेस कमजोर रहता है, क्योंकि 10th में उसको इंग्लिश दिया गया, वो भी कंपलसरी नहीं है। तो अगर अच्छा परसेंटेज ले आए तो ठीक है, उसको मार्क में अलॉट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, नहीं तो फिर समझते ही है क्या होने वाला है उसका। चलिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था आपको दिखलाते हैं। ये देखिए, ये जो है ना, ये है आपका दिल्ली का स्कूल, ये है दिल्ली का स्कूल। इस तरीके से दिल्ली का गवर्नमेंट स्कूल है ये। देखिए, सीखिए, सोचिए, गवर्नमेंट स्कूल ऐसा होता है। गुजरात में भी ऐसा ही स्कूल वगैरह है। लेकिन हमारे बिहार में जो एक बिल्डिंग जो 2005 में बना होगा, 2007 में बना होगा, 2009 में बना होगा, 1992 में बना होगा, वही बिल्डिंग चल रहा है, उसी पे पेंट चल रहा है। पेंट का भी पैसा आता है कि नहीं आता पता नहीं, पेंट होता है कि नहीं होता है। बिहार के स्कूल का अगर बात कीजिएगा तो इस तरीके के स्कूल में बिहार में अभी भी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। इससे बुरी स्कूल है। एक स्कूल का रिपोर्टिंग हम देख रहे थे, उस रिपोर्टिंग में हमको पता चला जो मतलब जो भी बांस बत्ती का जो घर होता है वो भी टूटा फूटा है, उस स्कूल में पानी लग रहा है, उसी में बच्चा पढ़ रहा है। एक ही रूम का है वो बासमती का, उसमें 200 बच्चे थे पढ़ने वाले, जिसमें कि एक ही रूम में अलग अलग क्लास भी चल रहा था, और टीचर भी जो है ना 3-4 टीचर एक साथ ही बैठे हुए थे उस क्लासरूम में। तो सोच सकते कैसा पढ़ाई चलता होगा, क्या चलता होगा। और शिक्षा व्यवस्था पर हम आप लोगों को एक वीडियो अभी दिखलाएंगे, अगला स्लाइड में हम एक वीडियो रखे हुए हैं। देखिए, अगर इसी तरीके की अगर सोच नहीं बदलेंगे तो आपके बच्चों को भी इसी तरीके का शिक्षा मिलेगा। हम आपको भी वीडियो प्ले करके सुनाते हैं। किसका क्या है ये, झंडे में किसका फोटो है? लालू यादव तेजस्वी का। लालू यादव तेजस्वी। हाँ। पढ़ाई वढ़ाई करते हो कैसा? हाँ। किस क्लास में हो? 6 में। 6 में हो। बड़े होके क्या बनना है केशव को? बड़ा होके हाँ। रंगदार बनना है। रंगदार बनना है? हाँ। बाहुबली बनोगे जी? हाँ हाँ। अरे ये अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज है मैडम। कैसे अच्छा लगता है ये बताओ? हमको बढ़िया लगता है। रंगदार बन के क्या करोगे? रंगदार बन कर लूटपाट करेंगे, मार देंगे उसको। कितने साल के हो?
कल उसको मार देंगे, परसों उसको मार देंगे। अभी सुने हो अनंत सिंह के बारे में जानते हो? हाँ, हम कौन है जानते वो? हैं। कौन है? अनंत सिंह बाहुबली है, मार दिया, जेल चल गया है। किसको मारा है? मारा दुलाचन यादव को। दुलारचंद कौन है? दुलाचन कौन है? उसका घर है कर्रा देना उधर है। तो तुमको बड़े होकर के रंगदार बनना है। हाँ रंगदार क्या होता है पता है तुमको? हाँ पता क्या है है। बताओ थोड़ा। रंगदार क्या है? रंगदार मार देता, हो गया। गोली मार देता है। हाँ बस। ये वीडियो आप लोगों ने देखा, अब सोचिए बिहार की व्यवस्था कैसी है। वो तो बच्चा है, 14-15 साल का होगा, उसको तो ज्यादा ज्ञान नहीं है, ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो युवा लोग को देखिएगा, बुजुर्गों को देखिएगा, वो भी उसके बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं। कोई नहीं उसको बोल रहा है जो भाई तुम बच्चा तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मीडिया रिपोर्टिंग वाली तो कुछ बोल नहीं सकती है, वो जो रिपोर्टर है वो तो कुछ नहीं बोल सकती है, क्योंकि उनका काम है सुनना सुनाना। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है इस बच्चे के लिए, और इससे ज्यादा बुरा लग रहा है हमारे भविष्य के लिए, जो वो पीछे वाले लोग उस भविष्य को बनाना चाह रहे हैं। सोच लीजिए कैसे हंस रहे हैं वो बच्चा पे, जो वो बोल रहे रंगदार बनेंगे, हम क्राइम करेंगे, क्राइम में मास्टर बन जाएंगे, क्राइम मास्टर वो हो जाएंगे, इस टाइप का। तो इसीलिए बोल रहे हैं बच्चों को सही शिक्षा दीजिए। नहीं सही शिक्षा दीजिएगा तो फिर समझ रहे हैं उसी स्कूल में वही बच्चा इसी तरीके का बात करेगा, आपका भी बच्चा। चलिए आगे फिर और देखते हैं। युवाओं का संघर्ष देख लीजिए, याद होगा दिसंबर 2024 बीपीएससी 3 का अभ्यर्थी लोग जितने भी थे, आप लोग पीछे पढ़ भी सकते हैं, सारा चीज डिस्प्ले पे चल रहा होगा। तो वो लोग भी जो थे, उन लोगों को सरेआम पटना की सड़कों पे मारा गया था, क्योंकि वो मांग कर रहे थे पेपर लीक भी है, इसका री एग्जाम करवा दीजिए। तो गवर्नमेंट री एग्जाम नहीं करवाई, लेकिन पिटाई खूब की, खूब। इस चीज को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि लेकिन एक चीज होता है ना, जब तक अपने पे नहीं बीतती है ना, तब तक दूसरे की आंख नहीं खोलती है। जो बच्चे यहाँ पीटे होंगे, जिसके गार्जियन यहाँ पीटे होंगे, वो समझ रहे होंगे बिहार की क्या व्यवस्था है। लेकिन जो नहीं, जो दूर से देखे है ना, वो बोलते हैं अरे बच्चा लोग गलत बोल रहा होगा, बच्चा लोग का गलती होगा इसमें। ये चीज को भी हम लोग को सुधारना चाहिए। एक तो ये संघर्ष है अपना। अब आगे देखिए बिहार क्या था और क्या बन गया। अभी वो मोकामा वाला वीडियो दिखला है आपको, वो बच्चा मोकामा का ही था। अभी देखिए बिहार में जो है ना, ये टॉपिक क्या है आप लोगों को दिख रहा होगा, चीनी का कटोरा से पलायन तक का। कभी बिहार में फैक्ट्री हुआ करता था, चीनी मिल हुआ करता था, जूट मिल हुआ करता था, शराबबंदी का शराब का फैक्ट्री बंद हो गया, बाकी शराब का भी फैक्ट्री हुआ करता था। उससे रिलेटेड देखिए शराब का भी फ्रूट से बनता है, तो फ्रूट्स की खेती होती थी, शुगर केन की खेती होती थी, आपका फिर राइस वगैरह सब अच्छा खासा। देखिए प्राइमरी सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जुड़ा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर, जिसको ट्रांसपोर्ट सेक्टर या सर्विस सेक्टर बोलते हैं, तीनों एक दूसरे से लिंक है। यहाँ क्या हो रहा है, तो प्राइमरी सेक्टर है अपने पास, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है। सर्विस सेक्टर कहाँ से? जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहेगा नहीं, तब तक सर्विस सेक्टर तो मिलेगा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन होगा नहीं किसी भी चीज का। तो मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे अपने यहाँ बस वही चीज है, 5 सुधा की कंपनी मिलेगा बिहार में, और वो एक इंडियन ऑयल मिलेगा, और एक शायद सुनने में आया अगर ये बेगूसराय में वो कोल्ड ड्रिंक का फैक्ट्री खुला। लेकिन वही मोकामा जिसको आज हम लोग आनंद सिंह या फिर सुभान सिंह ऐसे ही मतलब लोगों के नाम से जानते हैं, ये बाहुबली का गढ़ है ये, लेकिन वो कभी न कभी बिहार का इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। आप लोगों को ये बात सर्च करिए, अगर नहीं पता है तो सर्च कीजिए। लेकिन बहुत लोग ऐसे जो व्यू देख रहे होंगे अभी, तो उन लोगों को पता होगा कि ये कभी न कभी इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। ठीक है, तो अब यहाँ फैक्ट्री तो बची नहीं, अब सब पलायन कर गए, तो इसीलिए प्राइमरी सेक्टर में भी गिरावट आ गई। जो हम लोग कमर्शियल फार्मिंग करते थे वो भी गिर करके अब डोमेस्टिक फार्मिंग तक रुक गई। जो हम लोग खा ले रहे हैं बहुत है, इतना ही पे रुक गई, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हटी। ये हटी क्यों? तो सरकार के पास नहीं नियति थी, नहीं नीयत थी इस चीज को लाने के लिए। 2010 तक में शायद से अपने यहाँ कुछ था, राइस मिल भी था अपने यहाँ, लेकिन 2016 तक आते आते वो और कम हो गया। अभी बिल्कुल जीरो मान लीजिए, इस हिसाब से रेट चल रहा है। किसी एक जिला में एक राइस मिल हो सकता है, मे बी, बहुत ऐसे जिले हैं जिनके पास वो भी नहीं है। ठीक है, आप देखिए असली मुद्दे क्या है अपने लोगों के पास। हम लोगों को क्या चाहिए? सम्मानजनक रोजगार चाहिए, रोजगार हमको चाहिए, बिहार में चाहिए। ये मुद्दा बात कीजिए आप लोग अपने विधायक से। या हम लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, वो हम लोगों के काम के लिए जाता है वहां पे, लेकिन उसको हम लोग क्या बना देते हैं, राजा बना देते हैं। विधायक जी आज वो एक कप चाय पी ले अपने घर में, या विधायक जी हमको एक कप चाय पिला दे, उसमें हम गदगद।
तो विधायक जी बहुत अच्छे आदमी है क्योंकि चाय पिला दिया हमको, ठीक है। दूसरा, शिक्षा बहुत जरूरी है। देख लिया उस बच्चे का वीडियो, ऐसा ऐसा ढेर सारा वीडियो बच्चा का यूट्यूब पे पड़ा हुआ, जिसमें कि नीचे कमेंट पड़ेगा ना, बिहारी ऐसा ही होता है, बिहारी ऐसा ही होता है, ऐसा ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो तीसरा, उद्योग और निवेश चाहिए होगा। अभी एक चीज बताए, अभी अमित शाह एक मीडिया रिपोर्टिंग में बोल रहे थे, जो मतलब यहाँ पे जो है ना लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाएगा, लैंड एक्वायर्ड नहीं हो पाएगा, लैंड की कमी है बिहार के अंदर। तो यहाँ पे हम छोटा छोटा आईटी हब बनाएंगे, ऐसा कुछ उन्होंने बोला, सॉफ्टवेयर हब, आईटी हब बनाएंगे। तो फिर उन्होंने अपना जब मैनिफेस्टो डाला है, मैनिफेस्टो मैं ढूंढ रहा था, बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला उनका मैनिफेस्टो। उसमें उन्होंने बताया है जो मतलब कि, एक मिनट पानी पी लो। उसमें उन्होंने बताया कि जो मतलब हर जिला में जो है ना 10-10 फैक्ट्री खोल देंगे। या तो अमित शाह झूठ बोल रहे थे या तो उनका मैनिफेस्टो झूठ बोल रहा है। आप बोलते लैंड एक्विजिशन, लेकिन वही चीज बताते हैं, जब अडानी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुई है भागलपुर के अंदर, अभी सुने होंगे कितना 100 एकड़ जमीन दे दिया गया है ₹1 के लीज पे 33 साल के लिए। वहां कॉन्ट्रैक्ट हुई है 60 पैसे में, गवर्नमेंट अडानी से मतलब वो बिजली खरीदेगी या फिर बिजली बेचेगी गवर्नमेंट को उसको 60 पैसे में। उसके बाद वो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू अपना वो बिजली बढ़ाएगा, मतलब वो खर्च करेगा जो भी लोग खरीदेंगे। एक चीज बताइए, दिल्ली कितना बड़ा डेवलप्ड एरिया है, 4,87,000 पर एनम है। वहां के लोगों को प्रीपेड मीटर चाहिए होता, वहां के लोगों को प्रीपेड मीटर चाहिए होता जो तुरंत कटा तुरंत रिचार्ज करवाए। अब यहाँ देखिए अपना लोग का 68,000 मात्र है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं था अभी प्रीपेड मीटर का, वहां पे प्रीपेड मीटर डाला गया। क्यों? बिहार अभी लूटने वाला, बहुत ज्यादा लूटेगा, लूट जाएगा बिहार। बिहार की जो असुविधा थी ना वो मिटने वाली है, आप लोग याद रखिएगा, फ्यूचर में देखिएगा। अगर आप लोग अपना सोच नहीं बदलते तो बिहार की असुविधा जरूर मिटेगी, ठीक है। अब भ्रष्टाचार तो हर जगह है, चाहे आप कॉलेज देखिए, यूनिवर्सिटी देखिए, ब्लॉक देखिए, और भी जितने भी प्लेस देखिए जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर बैठते हैं। एक चीज और बताते हैं, करप्शन जो है ना कभी भी अपर लेवल पे जो बात कीजिएगा, गाली अपर लेवल वाला खाता है, लेकिन उस लेवल पे उतना करप्शन नहीं होता जितना लोअर लेवल पे आकर के होता है, समझ रहे होंगे। तो ऐसी बीपीएससी में पेपर लीक हुआ, पेपर लीक में कितना पैसा गया है वो सब तो आप लोग भी जानते हैं। चलिए, अब पलायन की मजबूरी क्या है? बिहार में रोजगार न मिलने का नतीजा है हमारे युवा जो बिहार का भविष्य बना सकते थे, वो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर है। बात तो सही है, आप लोग भी देखे होंगे जनरल में किस हिसाब से जाता है, छठ का टाइम हो, होली का टाइम हो, कैसे भर भर के आता है उधर से लोग। आप ही लोग जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं, पलायन एक ही नहीं है ये, युवा का पलायन बस वो नहीं है जो मतलब काम करने के लिए जाएगा, बहुत ऐसा युवा है जो पढ़ने के लिए बाहर जाता है। ऐसा यहाँ पे नहीं है व्यवस्था जो बिहार में, जो पढ़े बच्चा यहाँ पे आकर के। कुछ व्यवस्था है भी तो मतलब, हाँ कॉलेज में गए बच्चा पढ़ने के लिए, वो बोला गया जाओ ना घर में ही पढ़ लेना, तो कॉलेज में क्लास होती नहीं है क्योंकि प्रॉपर बच्चे नहीं आना चाहते हैं। अब एडमिशन यहाँ पे बिहार में कैसा सीन है, एडमिशन लो डिग्री लो, वो वाला सीन हो गया है। ये तस्वीर बदलनी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आप लोग बताइए, ये आप लोगों की जिम्मेवारी है, आप लोग इस चीज के ऊपर भी सोचिए। ये इस चीज को भी बदलना है हम लोगों को। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा स्पीड में बात करेंगे, तो इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे आने वाले वीडियो में, और भी एक्सप्लेन करेंगे। और एक चीज बता दे रहे हैं, पलायन जरूरी नहीं है जो मजदूर की हो, बच्चे की पढ़ाई के लिए भी पलायन होती है। लोग जो डॉक्टर बन गए, अब जिस डॉक्टर को हम लोग देखिए गांव में समाज में डॉक्टर कोई बन गया ना, तो उसको अगर गांव में रखा जाए, गांव में तो रहे, अपने इलाका में रहे, तो वहां पे वो अपना इलाका डेवलप कर लेगा। लेकिन वो क्या होता है ना, वो जब बाहर चले जाता है किसी प्रैक्टिस करने के लिए, तो बाहर में ही रुक जाता है। उस चीज का भी पलायन है, जरूरी नहीं है मजदूर का पलायन, कोई पढ़ा लिखा आदमी भी पलायन कर रहा है, कोई पढ़ने के लिए भी पलायन कर दे रहा है, ठीक है। अब समझिए इस चीज को बदलना चाहिए। अब हम ढूंढे बहुत सारा मैनिफेस्टो वगैरह ढूंढे हम। अब एक चीज और आपको बता देते हैं, 2000 अभी बिहार के ऊपर जो लोन है, अभी 10-10 हजार रुपए हर किसी को दिया गया है। ये भी लोन का ही एक हिस्सा है, जो कि जिसमें कि बताया जा रहा है, सोर्सेज बता रहे हैं बिहार की फिजिकल ये क्या बोलता है फाइनेंशियल डेटा जो है उसके हिसाब से पता चल रहा है, जो
बिहार गवर्नमेंट को हर साल 16,000 करोड़ रुपया उस 10,000 के बदले ब्याज देना पड़ेगा। 16,000 करोड़ शायद से यही डाटा है, ठीक है। अभी अगर हम लोग बात करें तो बिहार के ऊपर टोटल कुल कर्ज जो है 2.85 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिसके कर्ज जीएसडीपी अनुपात 35.42% है, जो वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 2.57 की सीमा को पार कर गया। जैसे कि जीएसडीपी का जो है, जितना भी जीएसडीपी होगा हमारे बिहार का, उसका 33.42% तक ही बिहार गवर्नमेंट लोन ले सकती है, उनका दायरा इतना ही है। लेकिन वो बढ़ करके अब मतलब 32.57 ही ले सकती है, 5-7%। अब वो बढ़ करके 33.42% पे चला गया है। और जो वर्तमान राज्य में हर साल केवल ब्याज का भुगतान होता है वो 23,000 करोड़ अभी हो रहा है। अब 16,000 करोड़ और जोड़ दीजिए तो समझ सकते हैं क्या चल रहा है। अभी एक व्यक्ति के ऊपर अगर कर्ज की बात किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट तो पे नहीं करेगी, वो पे हम ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स भरेंगे हम ही लोग। तो 21,773 रुपए ये गूगल बता रहा है हम लोगों को। क्या पता इससे ज्यादा भी हो, क्या पता इससे ज्यादा भी हो या फिर इससे कम भी हो सकता है, लेकिन 21,773 रुपए हम लोगों को भरना पड़ेगा हर साल एक व्यक्ति को। तो इस हिसाब से जोड़ लीजिए किस हिसाब से टैक्सेशन लगेगी, किस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन रेट क्या होने वाली है। चलिए अब देखिए, हम यहाँ पे पार्टी का नहीं बात करेंगे, एक विकल्प आया है नया जनसुराज, लेकिन हम यहाँ पे जो है ना मैनिफेस्टो ढूंढे थे आरजेडी का भी और बीजेपी का भी, वो मुझे नहीं मिला। आप लोग को अगर मिलता है तो आप लोग उसको भी पढ़िए एक बार। उसको पढ़ने के बाद अगर भरोसा रिलाई कर सकते हो उस चीज के ऊपर, तो फिर आप लोग उस चीज के ऊपर वोट कीजिए। फिर एक विकल्प ये भी है, ये 5 पॉइंट को लेकर के, ये ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा है, 5 पॉइंट बोल रहा है। बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहिए भाई, बिहार को चाहिए होगा, 100% चाहिए होगा, नहीं तो उस बच्चे की तरह आपका बच्चा हो जाएगा। पलायन रोकना जरूरी है, क्योंकि पलायन जैसे ही रुकेगा तो आपका प्राइमरी सेक्टर ग्रो करेगा। प्राइमरी सेक्टर ग्रो कब करेगा? जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पे लगेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे ही लगी तो सर्विस सेक्टर आपकी चालू हो जाएगी। तो इस तीनों को चेन में लेकर के चलना पड़ेगा। प्राइमरी सेक्टर जैसे कि जिसको खेती किसानी हम लोग बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं, और टर्शियरी सेक्टर की या फिर सर्विस सेक्टर उसको बोलते हैं, जिसमें कि अब जैसे कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट बना लिए, अब प्रोडक्ट बेचने के लिए तो हमको जगह जाना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं, तो उसके लिए सर्विस सेक्टर लगती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बिलिंग हो गया, फिर उसके लिए नए नए अकाउंटेंट वगैरह सब आएंगे, वो सारा चीज। कृषि मजदूरों को सहायता देना, कृषि के लिए मजदूरों को सहायता देना, मतलब देखिए अब हम लोग अभी डोमेस्टिक फार्मिंग कर रहे हैं, अभी हम लोग खुद पे जब कमर्शियल फार्मिंग करेंगे तो वहां पे हम लोग को पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, ज्यादा खर्च लगेगी, क्योंकि लागत जितनी लगती है उस हिसाब से रिटर्न आती है। लागत अगर अच्छे लगाएंगे तो लागत में अभी बिहार तो उस लेवल पे नहीं है जो लागत लगा सके, क्योंकि बिहार मतलब बोले तो चूस लिया गया है इस बिहार को। जो बिहार पहले हुआ करता था वो बिहार अभी नहीं है, तो उसको क्या किया गया ना, तो कृषि के लिए बोला गया जब मजदूर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, मनरेगा में जितने मजदूर है वो सब के काम करेंगे आपके यहाँ, उसको पेमेंट ये करेंगे। शिक्षा व्यवस्था में भी ये बात बोलते हैं जो मतलब फ्री एजुकेशन देंगे जब तक वो सरकारी स्कूल सब अच्छे तरीके से नहीं हो जाए जैसे बाहर में है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, लघु उद्योग लगाना, आत्मनिर्भर बनाना मतलब लघु उद्योग लगाना, घर घर में या फिर मोहल्ले में एक मोहल्ला में एक लघु उद्योग लगा दिया गया। उससे क्या हुआ था, एक नया इंडस्ट्री का निर्माण हो जाता है, जिससे कि छोटा छोटा पैकेजिंग का ही काम हो गया, या फिर कुछ पापड़ी बना लिए, कुछ चिप्स बना लिए। इस सब चीज का भी जरूरत है मार्केट को, क्योंकि ये बिहार से बाहर भी सप्लाई हो सकता है और बिहार के अंदर भी सप्लाई हो सकता है। एक चीज आप लोगों को याद होगा, 2015-16 तक में चीनी शायद 28 रुपए किलो था, या फिर 30 रुपए किलो था, या फिर 24 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, ऐसा ही कुछ था। लेकिन आज हम लोग चीनी 50 रुपए किलो खरीद रहे। क्यों? क्योंकि शुगर केन की खेती होती थी अपने बिहार में, अब वो भी बंद हो गई, क्योंकि चीनी मिल है नहीं, उस लेवल पे होती नहीं है। अभी भी गोपालगंज साइड में होती है चीनी मतलब वो शुगर केन की खेती, लेकिन वो चला जाता है यूपी से फिर जीएसटी लग करके आता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, इसलिए वजह से अभी हम लोग को बिहार में सब कुछ महंगा मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब कुछ नहीं, फैसला आपका है, जिसको वोट करना है कीजिए, लेकिन ये 5-6 मुद्दे जो पॉइंट है उसको ध्यान में रखते हुए वोट किसी को भी दे, साफ साफ लिखा हो, वोट किसी को भी दे, लेकिन सही इंसान चुने, सही इंसान को दे। क्योंकि देखिए बिहार तो चेंज मांग रहा है इस बार, ये तो फाइनल, बिहार गवर्नमेंट चेंज मांग रही है, बिहार गवर्नमेंट चेंज मांग रही है।
लेकिन मुद्दा क्या है ना, तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए होते हैं। क्योंकि बच्चा का एज रुकेगा नहीं, बच्चा के एज और बढ़ेगा। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, बच्चा का एज और बढ़ेगा। इसलिए भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। वही बच्चा अब बिहार का आने वाला भविष्य है। नहीं तो उन लोगों को ये भी नहीं पता रहेगा, जैसे बिहार से कभी आईएएस आईपीएस निकलता था, इसी बिहार से कभी साइंटिस्ट निकलता था, इंजीनियर निकलता था, डॉक्टर निकलता था, सीए निकलता था, सीएमए निकलता था, सीएस निकलता था। ठीक है, टीचर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, सब कुछ इसी बिहार से। अरे इसी बिहार से सबसे बड़े पॉलिटिशियन भी निकलता था। लेकिन आज क्या हो गया ना, तो हम लोग इस पॉलिटिक्स में घुस गए हैं, जो नेताजी अगर हाँ बोल दिया तो हाँ मतलब हाँ हो जाता है। नेताजी को हम लोग अपना काम करने के लिए भेजते हैं, हमारा काम कीजिए। लेकिन नेताजी क्या करते हैं, वहां पर उल्टा कर देना, तो वो अपना काम करने लगते हैं। चलिए सोचिए समझिए फिर वोट दीजिए। एक चीज और, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए ये मुद्दा जरूरी है या नहीं। लेकिन वीडियो को यहाँ तक अगर देखे होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो चला गया। इस वीडियो को शेयर करें, अपनी आवाज उठाएं। अपना वोट ही आपकी आवाज है। एक वोट 11 नवंबर को सोच समझ करके अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने आने वाले बिहार के भविष्य के लिए दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।